नमस्कार दोस्तों, कविता है दो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैराथन क्लास नंबर 24 के माध्यम से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल होने वाली जो टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षाएं हैं, या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य या भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? तो बिहारी लाल जो है, जो कि रीति सिद्ध के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी जी, ये किस राजा के आश्रित कवि रहे हैं? तो आंसर आप लोगों को पता ही है, महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। और तथ्य भी हम देख लेते हैं इनसे संबंधित। कविवर बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि रहे हैं, जो जयपुर के राजा थे। कविवर बिहारी का असली नाम बिहारी लाल चौबे था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसी भी कवि का जो है वास्तविक नाम या मूल नाम क्या रहा है। तो आपको हर एक कवि का जो उनका वास्तविक नाम है या बचपन का नाम है या उनका उपनाम है, इनको भी जो है आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक उपनामों से संबंधित भी हम पहले भी जो है क्लास कर चुके हैं और मैराथन क्लास के माध्यम से हम उनकी रिवीजन करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, भाई लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देख लेते हैं, बिहारी जी का जो जन्म है 1595 ईस्वी में हुआ। काव्य प्रतिभा से प्रभावित जयसिंह ने उन्हें न केवल अपने दरबार में स्थान दिया, अपितु प्रत्येक रचना के पर उन्हें एक एक स्वर्ण असरफी भी पुरस्कार में देना मंजूर किया। जयसिंह जी द्वारा जो है बिहारी कवि को जो उनके प्रत्येक दोहे पर एक एक असरफी स्वर्ण असरफी भी दी गई। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा कौन सा कवि है जिनके दोहों पर जो है उनके आश्रित राजा ने जो है उन्हें अशरफिया दी पुरस्कार के रूप में, और एक पूरा का पूरा गांव पुरस्कार के रूप में दिया। तो ये बिहारी जी है और राजा जयसिंह जी द्वारा दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। यानी कि सदुकड़ी जो शब्द है यहाँ पर, उसका तात्पर्य पूछ रखा है, अभिप्राय पूछ रखा है। तो सदुकड़ी शब्द का अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो सदुकड़ी भाषा जो है हमारी, ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कबीर की जो साखियाँ लिखी है वे सदुकड़ी भाषा में लिखी है, और कबीर की जो वाणी में संग्रहित इनकी रचनाएं रमेणी शब्द व साखी है, उनकी भाषा जो है बीजक में संग्रहित जो है कबीर की वाणी का जो संग्रह है बीजक में जो संग्रहित की गई है रमेणी शब्द व साखी, उनकी जो भाषाएं है वे रमेणी व शब्द की जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही है, लेकिन साखी की जो भाषा है वो सदुकड़ी मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और सदुकड़ी मतलब राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं रिचर्ड्स, काव्य शास्त्र के पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड्स की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? आंसर है हमारा बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कि ये कोलरिज की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड्स की जो ये रचनाएं है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग्स ऑफ मीनिंग्स, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये तीनों रचनाएं जो है रिचर्ड्स जी द्वारा लिखी गई है, लेकिन बायोग्राफिया जो है कोलरिज की रचना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, उनका जो संग्रह हमें चित्रधार नाम से प्रसिद्ध मतलब
प्रसिद्ध हुआ है और प्रकाशित भी चित्रधार नाम से किया गया है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्रधार नाम से प्रकाशित है और प्रसाद जी द्वारा प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है, जिसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियाँ उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि हैं और इन रचनाओं से जुड़ी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से उनको भी करते हुए चलेंगे। जैसे कि झरना जयशंकर प्रसाद की छायावादी युग की प्रथम रचना मानी जाती है। छायावादी युग की शुरुआत ही झरना रचना से हुई। आंसू का जो प्रकाशन है 1925 में हुआ। झरना जो है 1918 में आई। तो इस प्रकार से इनका प्रकाशन वर्ष या इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें तथ्य ये पूछ ली जाती है। कामायनी इनका एक महाकाव्य है जिसमें कि 15 सर्ग है। तो इस प्रकार से हर एक रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? तो ये एक रिपोर्तराज विधा की रचना है। ऋण जल धन जल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई 1977 की ये रिपोर्तराज विधा की रचना है। और रेणु जी द्वारा लिखी गई और अन्य रिपोर्तराज रचनाओं में शामिल है नेपाल क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत, एकलव्य के नोट्स। ये सभी रचनाएं जो है फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्तराज विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए समीचीन है। तो ये समीचीन मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है फोकलोर शब्द के लिए? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लोक संस्कृति। लोक संस्कृति को कृष्णदेव उपाध्याय ने फोकलोर शब्द के लिए समीचीन माना है, यानी समानार्थी माना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक विद्वान हुए हैं कृष्णदेव उपाध्याय और एक विद्वान और हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों ने फोकलोर शब्द के लिए लोक संस्कृति को ही इनके समीचीन माना है, यानी समानार्थी माना है। तो देख लेते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार फोकलोर के लिए लोकायन शब्द जो है इनके समान माना गया है। और जो है वासुदेव अग्रवाल व सत्येंद्र के अनुसार फोकलोर शब्द के लिए लोक वार्ता को समीचीन माना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौखिक नाटक, मौखिक नहीं है भाई ये मौलिक है, हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना है? तो शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला नाटक, जो पहला मौलिक नाटक भारतेंदु जी द्वारा कृत वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती को माना है। और जो ये भारतेंदु जी द्वारा अन्य मौलिक नाटक कौन से माने गए हैं? भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक किए हैं। और दोनों प्रकार के जो नाटक लिखे हैं उनमें कौन सा मौलिक नाटक है, कौन सा अनुदित नाटक है, और जो अनुदित नाटक है वो किसका अनुवाद करके लिखा गया है, किस सन में लिखा गया। तो ये सभी तथ्य जो है हमारे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारतेंदु जी के जितने भी नाटक हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। तो देख लेते हैं। इन्हीं में से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो तथ्य हम कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर इन्हीं तथ्यों में से आपको काफ़ी सारे प्रश्न जो है लगभग जो है 80+ प्रश्न आपको कम से कम जो है परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे जो है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ 10-5 प्रश्न ऐसे होते हैं हमारे जो करंट से संबंधित होते हैं, उनको भी हम अलग से करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो हाल फिलहाल में जो रचनाएं लिखी गई उनको कोई पुरस्कार दिया गया हो, या फिर हाल फिलहाल के लेखकों द्वारा जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। करंट संबंधी भी काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम जो है करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं। भारतेंदु जी द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक है
चंद्रावली, विस्मय विस्मोधम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना? तो शुक्ल जी द्वारा रीतिकाल का आरंभ जो है चिंतामणि से माना गया है। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है शुक्ल जी ने। और चिंतामणि जो है एक रसवादी आचार्य रहे हैं और इनके 3 और अन्य भाई है, जैसे कि भूषण, मतीराम व जटाशंकर। चिंतामणि जो है 4 भाई थे और इनमें भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी जी का नाम आता है। भूषण, मतीराम और चिंतामणि हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, लेकिन जटाशंकर इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। जयचंद प्रकाश जो रचना है, जयचंद प्रकाश, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है? तो ध्यान रखना है, ये भट्ट केदार की रचना है। जयचंद प्रकाश जो रचना भट्ट केदार की है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। 2 रचनाएं हैं ये हमारी, एक जय मयंक जसचंद्रिका। जय मयंक जसचंद्रिका जो रचना है वो है मधुकर कवि की, ये ध्यान रखना है। और जो जयचंद प्रकाश रचना है वो भट्ट केदार की है। तो और अन्य लेखकों की जो रचनाएं भी यहाँ पर देख लेते हैं, जितने ऑप्शन में हमारे यहाँ पर साहित्यकार दिए गए हैं, जैसे कि जगनिक, जगनिक द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है परमाल रासो, जिसे आल्य या आल्य खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आल्य और उद्दल की 2 वीर योद्धाओं की कथा में देखने को मिलती है। भट्ट केदार की तो हमने देखी ली, जयचंद प्रकाश। और श्रीधर की जो रचना है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है वो है रणमल छंद। और नरपति नाल्य जी की जो है बिसल देव रासो, जो कि श्रृंगारिक काव्य है एक। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित प्रहसनों में एक जो है जीपी श्रीवास्तव जी का प्रहसन कौन सा नहीं है? यानी जीपी श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित रचना इनमें कौन सी नहीं है पूछा हुआ है। तो लबड़ धोंदो जो रचना है ये जेपी श्रीवास्तव जी की नहीं है, बल्कि जो ये है बद्रीनाथ भट्ट जी द्वारा लिखी गई है। ये सभी के सभी प्रहसन विधाओं की रचनाएं हैं। तो प्रहसन रचनाओं में जो है उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत, तीनों रचनाएं ये हैं श्रीवास्तव जी की है, जो कि दुमदार आदमी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। तो ये जो कथन है ये किस लेखक का है? तो बिहारी जी के संबंध में जो है उनकी रचना बिहारी सतसई के बारे में कहा है कि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने का कार्य किया है इस रचना के माध्यम से। तो ये कथन कहा गया है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उनको हम जो है पहले भी कर चुके हैं और मैराथन क्लास के माध्यम से उनकी रिवीजन भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहा गया, बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण इतना प्रसिद्ध है, बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव है। तो यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल ने बिहारी को जो है रसवादी आचार्य माना है, रसवादी कवि माना है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कथनों के अंदर से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। इन्हीं सभी तथ्यों को हमें, इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए, पॉइंटों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाते रहना है। जैसे कि शुक्ल जी द्वारा जो है बिहारी को किस प्रकार का आचार्य माना है, यानी किस प्रकार का कवि माना है, तो आपको ध्यान रखना है रसवादी। तो बिहारी के संबंध में शुक्ल जी का जो कहना है वो है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उद्दंत स्वरूप बिहारी में नहीं और मिलता, कविता उनकी नहीं मिलता। भाई, भावों का जो उत्कर्ष व उद्दांत स्वरूप है वो बिहारी की रचनाओं में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती हैं। ये कथन भी पूछा जाए तो बिहारी जी के संबंध में जो है शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है।
ये दोनों कथन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हिस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व, हिस्सा नहीं है भाई यहाँ पर, ये किस्सा शब्द है तो ध्यान रखना है किस्सा आएगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर लिखा जाए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़े से जो है गलत हो जाते हैं, तो इनको आपको साथ साथ ठीक करते हुए चलना है। तो ज़्यादा तो गलती नहीं होती, पर कुछ एक दो शब्द हो जाते हैं जो हमारे रह जाते हैं नज़रों के सामने से। वैसे तो मैं पूरी PDF बना करके एक बार अच्छे से चेक करती हूँ, ताकि जितने भी हमारे टाइपिंग मिस्टेक के जो शब्द हैं उनको ठीक किया जा सके। तो देख लेते हैं। जो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, तो ये जो कथन कहा है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, उसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न में हमारा रिपीट हो गया, देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। और प्रश्न नंबर 13। पीऊ चित्तौड़ न आवी श्रावण पहेली तीज, जोवे बाट विहेरणी खिन खिन खावे खींच। तो ये आगे ये पंक्तियाँ दी गई है, तो ये पंक्तियाँ पूछी गई है, ये किस जो है ग्रंथ से ली गई है? तो ये खुमान रासो ग्रंथ से ली गई पंक्तियाँ है, तो ध्यान रखना है। और खुमान रासो के जो रचनाकार हैं वो दलपति विजय है, और खुमान रासो एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। चतुरसेन शास्त्री की जो रचना है यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? यानी कि चतुरसेन शास्त्री ने जो रचना लिखी है यादों की परछाइयाँ, उस विधा जो ये किस विधा की रचना है ये पूछी हुई है। तो ये इनकी एक आत्मकथा विधा की रचना है। यादों की परछाइयाँ, चतुरसेन शास्त्री जी की यादों की परछाइयाँ आत्मगत विधा की रचना के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने अपनी कथा में राम को ईश्वर के रूप में न मानकर मानव के रूप में बताया है। चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास वैशाली की नगर वधू, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सोमनाथ व रक्षायाम, हृदय की प्यास और अमर अभिलाषा, अपराजिता, ये सभी रचनाएं चतुरसेन शास्त्री की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। डायरी के नीरस्ट पृष्ठ किसकी कहानी है? तो डायरी के नीरस्ट पृष्ठ जो कहानी है, ये कहानी निम्नलिखित में से ईलाचंद्र जोशी जी की है। ईलाचंद्र जोशी एक मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हुए हैं। तो डायरी के नीरस्ट पृष्ठ ईलाचंद्र जोशी जी की कहानी विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना है ये किस विधा की रचना है। इसके द्वारा रचित अन्य कहानियाँ, ईलाचंद्र जोशी जी की जो अन्य कहानियाँ हैं वो है धूप रेखा, दीपावली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, करीले फूल, जल जले कांटे। तो ये सभी रचनाएं ईलाचंद्र जोशी की कहानियाँ हैं। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। चर्या पद के रचयिता कौन है? तो सिद्ध कवियों में शामिल है सबरपा जी। सबरपा चर्या पद के रचयिता हैं। इनका ये एक प्रकार का गीत है चर्या पद, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्या पद संघ भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई और जो है इसके दोहरे अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या 15 मानी जाती है। तो देख लेते हैं सभी 15 सर्गों के नाम, क्योंकि इनके 15 के 15 कामायनी के सर्गों को क्रम वाइज भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कामायनी में पहले सर्ग का नाम क्या है, या तीसरे सर्ग का नाम क्या है, पाँचवें सर्ग का नाम क्या है, 9वें सर्ग का नाम क्या है, या फिर जो है 15वें सर्ग जो है आनंद का जो है 15वां सर्ग किस नाम से दिया गया है। तो इस प्रकार से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें प्रश्न जो है परीक्षा में जब घुमा फिरा कर जब प्रश्नों को पूछा जाता है तो
हर एक बिंदु को आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से जो है ये बिंदु जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, या फिर जो है परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो 3 तथ्य दे दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो इसलिए समझ बेस के आधार पर जब हम प्रश्नों को करते हैं तो आसानी से हमारे प्रश्न ठीक हो जाते हैं परीक्षा में। तो हर एक प्रश्नों को बिल्कुल समझ बेस के आधार पर करते हुए चलना है। देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सभी के सभी 15 सर्ग कामायनी के अंतर्गत आते हैं। कामायनी के ये सर्ग हैं। सब पहले सर्ग का नाम चिंता, दूसरा आशा, फिर तीसरा है श्रद्धा, काम, वासना, ईर्ष्या, कर्म, ईड़ा, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इनको आपको एक दो बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये याद रहे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित समीक्षकों में से जो है कौन मार्क्सवादी समीक्षक है। तो मार्क्सवादी समीक्षक में शामिल है हमारे रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, वे है प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा जी की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, जो कि मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं रामविलास शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला। तो इस इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज गिरियसन जी का ये ग्रंथ है। और बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आगे देख लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1988 ईस्वी में प्रकाशित जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा लिखा गया साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जो कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। गार्सा दा तासीर जी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, लेकिन ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा के में लिखा गया। और ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप से में निकाला गया। तो ध्यान रखना है, इस ग्रंथ में जो है 952 कवियों को शामिल किया गया है। और किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से जो है हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है, और जिसका प्रकाशन 1957 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, यहाँ पर हमारा तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है ये यहाँ पर 1888 आएगा, ना कि 1988, तो ध्यान रखना है। तो इसके बाद जो इनको अनुवाद किया गया इस ग्रंथ का जब 1957 में किया गया, ये किशोरी लाल जी द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हमारे टाइपिंग मिस्टेक के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको देखते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उसमें कंपन होता है, तो वे ध्वनियाँ जो हमारी घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा भैया आंसर हमारा। तो ध्यान रखना है। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में से उसमें कंपन होता है, वे हमारी क्या कहलाती है, घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये जो हमारे किसी भी वर्ण के का जो क्रम के अनुसार जब हम वर्गों में बांटते हैं, तो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग का जो वर्ण होता है वो हमारे ये घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और साथ ही श, श और श,
ये तीनों शय भी हमारे घोष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित वाक्यों में से एक कथन अशुद्ध है। इन वाक्यों में जो दिया गया एक कथन अशुद्ध दिया गया है, तो हमें ये बताना है इनमें कौन सा कथन अशुद्ध है। तो हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, यानी कि हमारा जो पहला समाचार पत्र निकला था उद्दंड मार्तंड, वो 30 मई 1826 को निकाला गया था। बिल्कुल हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ है 30 मई 1826 को माना गया है, और इसी दिन 30 मई के दिन को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। साप्ताहिक रूप में ये निकाला गया सबसे पहले, बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो उद्दंड मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी जो गुलकुसेर रहे, जो प्रथम समाचार पत्र निकाला गया हिंदी का, तो वो था उद्दंड मार्तंड नाम से, और इसके संपादक जो है कानपुर के निवासी जो गुलकिशोर जी माने जाते हैं। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया। बिल्कुल ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा भाई। 2 वर्ष बाद नहीं, बल्कि 1.5 वर्ष बाद जो है ये इसका प्रकाशन बंद हो चुका था, और बल्कि जो है ये 30 मई 1826 को निकाला गया, और जो है दिसंबर 1927 में इसे बंद कर दिया गया। तो समय 1.5 मास का हो गया था भाई, 1.5 वर्ष का हो गया था, मास का नहीं वर्ष का। तो 1.5 वर्ष बाद ही इसे बंद कर दिया गया था। 2 वर्ष बाद बंद न करके 1.5 वर्ष बाद ही बंद कर दिया गया था। तो डी ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर हो जाएगा डी। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर है हमारा गंगा अवतरण। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, तीनों रचना श्रीधर पाठक जी की है, लेकिन गंगा अवतरण जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। 1923 समय है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो रत्नाकर जो है आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि रहे हैं, जबकि जो जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत श्रीधर पाठक जी की रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक जी की और भी अन्य रचनाएं हैं जो कि अलग अलग जो अलग अलग भाषाओं के साहित्यकारों की द्वारा लिखी गई उनकी अनुदित रचनाएं भी श्रीधर पाठक जी द्वारा की गई है। तो देखते हैं, जैसे कि हरमिट के द्वारा लिखी गई रचनाओं का अनुवाद भी उन्होंने किया है, गोल्डस्मिथ की रचनाओं का अनुवाद भी किया है श्रीधर पाठक ने। तो अलग अलग रचनाओं का अनुवाद करके भी लिखी है, तो ध्यान रखना है। और कुछ उनकी मौलिक रचनाएं भी हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना नामक जो रचना है, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, जो कि मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित हुई, 1964, 1972, 1976। इस रचना के रचनाकार जो है रामविलास शर्मा जी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध का स्वरूप 2001। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्ति हमारी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अगर ऑप्शन में गोरखनाथ भी दे दिया जाए तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर तो ऑप्शन में गोरखनाथ को नहीं दिया गया, लेकिन कई बार ऑप्शन में हमें गोरखनाथ का भी नाम देखने को मिलता है। एक सेकंड भाई, गोरखनाथ, अगर गोरखनाथ पर ऑप्शन में हमें मिलता है तो हम लगभग जो है गोरखनाथ पर ही आंसर लगाते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ये जो पंक्तियाँ है ये तुलसीदास जी की है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट पंक्ति हैं।
आगे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, रामलला नच्छू आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अन्य पंक्तियाँ भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो ऑप्शन में अन्य जो ये साहित्यकार दिए गए हैं, सूरदास जी, निराला व रैदास जी की मुख्य पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो देखते हैं। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, ये पंक्ति सूरदास जी की है। सच है यह सच है बार बार हार में गया, तो ये पंक्ति निराला जी की है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, ये पंक्ति रैदास जी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि लगभग जो हम 25 प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रही है। 50 नंबर की जो हमारी मैराथन क्लास है, इसको हम 2 भागों में करते हुए आगे बढ़ रही है। कभी कभी जो है हम महा मैराथन क्लास के माध्यम से सभी प्रश्नों को भी करने की कोशिश करते हैं। तो परीक्षा तक हम इसी प्रकार से सीरीज लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये सीरीज होगी, और इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं बिंदुओं में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इससे आप लोगों की जो है तैयारी अच्छी हो जाएगी, तथ्यों की बार बार रिवीजन के साथ। तो इसलिए आप लोगों को इस सीरीज़ को रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ देखते रहना है परीक्षा तक। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तो तब तक इस सीरीज़ के साथ चलते रहना है। और अगर आपको लगे कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप अगर रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो तो डबल स्पीड करके आप अगर देखोगे तो आपके तथ्यों की जो है जल्द से जल्द रिवीजन होती रहेगी। और इसी प्रकार से हर रोज़ आप लोगों के कम समय में अधिक तथ्य जो है बार बार रिवीजन होते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये सीरीज़ होने वाली है। परीक्षा तक हम इसी तरह अधिक से अधिक संपूर्ण हिंदी से संबंधित तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए करते रहेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 25 हमारा अंतिम प्रश्न आज का। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका जो ये रचना है यहाँ पर दी गई है, ये एक आलोचनात्मक कीर्ति है। उपनिवेश में स्त्री, ये इस रचना की लेखिका कौन है? तो प्रभा खेतान इस रचना की लेखिका है। उपनिवेश में स्त्री और जो है अलबेयर कामू वह पहला आदमी, ये दोनों रचनाएं जो है प्रभा खेतान जी की रचनाएं हैं, जो कि इनकी आलोचनात्मक कीर्ति है। उसके अलावा नासिरा शर्मा, शमा शर्मा और ममता कालिया जी की रचनाएं भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी अगर परीक्षा में कोई रचना पूछ ली जाए तो आप आसानी से सही आंसर दे सकते हो। जैसे कि औरत के लिए औरत काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है, नासिरा शर्मा जी की रचनाएं हैं। सती का समय, स्त्रीवादी विमर्श, समाज और साहित्य, ये दोनों रचनाएं जो है शमा शर्मा जी की हैं। खाटी घरेलू औरत काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ममता कालिया जी की आलोचनात्मक रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास के अंतर्गत हम केवल 25 प्रश्नों को ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों को हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी विषय से अधिक प्रश्नों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो है परीक्षा तक जो है अधिक से अधिक प्रश्नों का इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन के साथ, अर्थात व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो है भाई मुझे मोटिवेशन देने के लिए वीडियोस को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं मुझे भी डिमोटिवेट होता है, और मैं नेक्स्ट क्लास बनाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करती हूँ कि पता नहीं बच्चों को मेरे द्वारा कराई जा रही जो ये प्रश्नों की श्रृंखला है, जो सीरीज़ है, ये पसंद आ रही है नहीं आ रही। तो अगर आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न मददगार रहेंगे
तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और कमेंट अवश्य किया करो। तो लाइक और कमेंट के साथ जो है वीडियो की समाप्ति किया करो। मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों की भी ये एक तरह से जिम्मेवारी है। तो आप अपनी अटेंडेंस के रूप में लाइक दे सकते हो और कमेंट करके मेरा जो है हौसला और बुलंद कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, ताकि मैं इसी प्रकार से अधिक प्रश्नों के जो है आप लोगों को रिवाइज प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से संपूर्ण हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्यों की रिवाइज बार बार कराती रहूं। तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सफलता का राज निरंतर अभ्यास।